तो चलो आज बात कर लेते हैं सुपर हीरो यूनिवर्स के टॉप 10 पावरफुल आर्मीज़ के बारे में। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी है, जैसे जितने भी आर्मीज़ की हम बात करने वाले हैं उनका एक लीडर होना चाहिए और आर्मी में कम से कम 10 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए। यूनिवर्स के गार्डियंस को हम ऐड नहीं करने वाले, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और ग्रीन लैंटर्न्स। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10, वकांडियन आर्मी। अब वकांडा अपने आप में इतना पावरफुल है कि उन्हें किसी दूसरे कंट्री की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास हद से ज़्यादा वाइब्रेनियम है। ये लोग वाइब्रेनियम से ही सब कुछ बनाते हैं, यहाँ तक कि अपने फोर्सेस के लिए वेपन्स और बैटल शिप भी। वकांडियन आर्मी आज भी क्लोज फाइट मेथड से फाइट करती है, जहाँ दूसरे नेशन मिसाइल्स और गन्स का यूज़ करते हैं, वही वकांडियन आर्मी वाइब्रेनियम से बने क्लोज रेंज हथियार यूज़ करते हैं। वकांडियन आर्मी अपने लीडर ब्लैक पैंथर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पर किसी वजह से अगर ब्लैक पैंथर वहाँ ना हो तो ये लोग ओकोए नहीं तो शूरी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और एमसीयू में वकांडियन फोर्स काफ़ी बड़े बैटल्स का हिस्सा बन चुकी है, जैसे इन्फिनिटी वॉर हो गई, फिर एंड गेम की बैटल, और वकांडा फॉरएवर में तो ये सीधा नेमोर के आर्मी से फाइट करने वाले हैं। नंबर 10, हेला आर्मी। अब सालों पहले ओडिन ने हेला को तो डायमेंशन में कैद कर दिया था, लेकिन जो लोग हेला के सपोर्ट में थे उन्हें मार के एसगार्ड के नीचे कवर में रख दिया था। हेला ने इटर्नल फ्लेम से अपने मरे हुए वॉरियर्स को फिर से जिंदा किया, और ये ऐसे बींग्स थे जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पावरफुल या कमज़ोर नहीं बोल सकते। ये हेला की एक एवरेज लेवल की आर्मी थी। इनका काम बस नॉर्मल एसगार्डियन को पकड़ना था, और डेड आर्मी होने की वजह से इनकी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इनकी बॉडी कितनी ड्यूरेबल थी उसका अंदाज़ा हम इससे ही लगा सकते हैं कि ये हल्के से हल्के अटैक से भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। नंबर 8, अमेजॉन्स। अब अमेजॉन्स वंडर वुमन के रिश्तेदार है। इन्हें ज़्यूस ने बनाया था ताकि ये मैनकाइंड को प्रोटेक्ट कर पाए एरिस के मैनिपुलेशन से। अमेजॉन्स फीमेल्स की सुपर ह्यूमन रेस है जो नॉर्मल इंसान से काफ़ी पावरफुल होते हैं, और इन सबको बचपन से बैटल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए बड़ी होने पर ये काफ़ी अच्छी फाइट कर लेती है। और पास्ट में इन्होंने काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर के साथ फाइट कर रखी है, जैसे पैराडीमंस, स्टेफन वुल्फ और स्नाइडर कट को लेकर चले तो डार्क साइड भी। नंबर 7, नोवा कॉर्प्स। अब नोवा कॉर्प्स नोवा एम्पायर की इंटरगैलेक्टिक पुलिस और मिलिट्री फोर्स है, और नोवा कॉर्प के सारे मेंबर्स नोवा प्राइम के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। नोवा फोर्स एक साल से क्री एम्पायर से फाइट करने में बिजी थी, पर रोनन जब जेंडर पर आया तब सालों से चलती फाइट खत्म हो गई। इसी बीच कई सारे नोवा कॉर्प्स की डेथ भी हो गई थी, पर नोवा कॉर्प ज़्यादातर बैटल अपने बैटल शिप में बैठकर करते हैं। ये स्टार शिप की बैटल शिप है जो टाइम आने पर एक बड़ी सी शील्ड भी बन सकती है। पर थैनोस ने जेंडर को डिस्ट्रॉय करके पावर स्टोन हासिल कर लिया था, मतलब नोवा कॉर्प्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो थैनोस के आर्मी से फाइट कर पाए। नंबर 6, सोवरन्स। अब सोवरन्स वो लोग हैं जिन्हें हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। ये लोग काफ़ी यूनिक होते हैं क्योंकि ये पैदा नहीं होते हैं, इन्हें कंटेनर में बनाया जाता है, और इसलिए ये लड़ाई तो करते हैं पर अपने घर में बैठकर। सोवरन्स की आबादी पहले से ही काफ़ी कम है, और जेनेटिकली कुछ भी बनाने में टाइम तो लगता है, इसलिए ये लोग मरना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से लड़ाई करने के लिए ये ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। ये लोग एक ही बार में हज़ारों ड्रोन्स डिप्लॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला का जिंदा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और लड़ाई करना इनके लिए वीडियो गेम खेलने जैसा है। ये बात अलग है कि सेलेस्टियल लेवल बीइंग इनके आर्मी को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 5, एटलांटियन सोल्जर। अब एटलांटियन आर्मी जब तक पानी में है तब तक ठीक है, लेकिन पानी से बाहर आते ही ये अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आर्मर का हेलमेट अगर टूट गया तो ये ऑक्सीजन की कमी से मर भी सकते हैं। पर फिर भी हज़ारों साल पहले ये डार्क साइड के सामने लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए थे। उस टाइम किंग एटलान इन्हें ऑर्डर दिया करते थे, पर अब ये सब एक्वामैन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और एटलांटियन सोल्जर्स उनके आर्मी का सिर्फ 20% है। 7 सीज में 7 अलग अलग किंगडम्स है, जिसमें से 6 किंगडम्स को लड़ाई करने के टाइम पर एक्वामैन के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, और 7वें किंगडम के बारे में हमें एक्वामैन 2 में पता चलेगा। और अगर ये सब कम लग रहा है तो एक्वामैन ट्राइडेंट से सी क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो टाइम आने पर वेल से लेकर गोल्ड फिश भी लड़ाई के मैदान में उतर जाएगी। नंबर 4, सब अल्ट्रॉन्स या फिर सेंट्रीज। अब अल्ट्रॉन एक ऐसा बीइंग है जिसे पैदा होने से पहले ही पता चल गया था कि अगर उसे ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना है तो उसे खुद की एक आर्मी बनानी पड़ेगी, और इसीलिए उसने जार्विस के डाटा और स्टार्क टेक्नोलॉजी से सब अल्ट्रॉन्स को बनाया। मेन यूनिवर्स में अल्ट्रॉन ने अपनी आर्मी का यूज़ किया था एवेंजर्स से फाइट करने के लिए और सोकोविया को धूल बनाने में, और काफ़ी हद तक अल्ट्रॉन सक्सेसफुल भी हो गया था। पर सेंट्रीज को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन अल्ट्रॉन की आर्मी हमेशा उससे कनेक्टेड रहती है, और जब तक अल्ट्रॉन ऑफलाइन नहीं हो जाता ये आर्मी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, सिर्फ इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अभी तक हमने डिफरेंट यूनिवर्स के सब अल्ट्रॉन्स को देख रखा है, जैसे व्हाट इफ में और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 838 यूनिवर्स में।
नंबर 3, एसगार्डियन आर्मी। अब अगर हम एसगार्डियन आर्मी को 9 रियलम्स की सबसे पावरफुल आर्मी बोले तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एसगार्डियन के सिर पर 9 रियलम्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है। और एक एवरेज एसगार्डियन 5000 साल जीता है, लेकिन जो बंदे वॉरियर बनते हैं वो अपनी ज़िंदगी के पहले 1000 साल सिर्फ ट्रेनिंग करने में लगा देते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये ट्रेनिंग ओडिन की देखरेख में होती थी, इसलिए एसगार्डियन वॉरियर्स को बैटल के टाइम पर खुद से डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है। आपने कभी ओडिन या थोर या वैल्करी को एसगार्डियन आर्मी को ऑर्डर देते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि एसगार्डियंस इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं कि इन्हें टफ से टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सब पता होता है, और इसीलिए एसगार्डियंस हर बड़ी बैटल का हिस्सा जरूर बनते हैं। ये तो हो गई मेल एसगार्डियन वॉरियर की बात, पर कुछ 1500 साल पहले एसगार्ड के पास 10,000 वैल्करीज की फोर्स अलग से थी। वैल्करीज तब सामने आती थी जब हेला के लेवल का कोई फाइट करने आ जाए। वैल्करीज की ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें ड्रैगन फैंग और एक उड़ने वाला घोड़ा दिया जाता था जो डायमेंशन में ट्रैवल करता है, और जहां मेल एसगार्डियन वॉरियर का काम था रियलम्स को प्रोटेक्ट करना, वही वैल्करीज डायमेंशन में जाकर फाइट किया करती थी। नंबर 2, पैराडीमंस। अब पैराडीमंस डार्क साइड की आर्मी है। ये भी पैदा नहीं होते हैं, डार्क साइड इन्हें जेनेटिकली बनाता है। बेसिकली मदर बॉक्स किसी भी स्पीशीज को एक पैराडीमन बना सकता है। पैराडीमन सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं, पहला डार्क साइड और दूसरा स्टेफन वुल्फ। पैराडीमंस की वजह से ही स्टेफन वुल्फ तीनों मदर बॉक्स को कलेक्ट कर पाया था। ये स्पीशीज बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, पर इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले जब डार्क साइड का यंग वर्जन अर्थ पे आया था, तब अमेजॉन्स, ओल्ड गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमन आर्मी को एक साथ होना पड़ा था, तब कहीं जाकर वो पैराडीमंस के साथ बराबरी कर पाए। और फाइनली नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है थैनोस की आर्मी। अब थैनोस को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बोला जाता था, इस वजह से नहीं कि वो पावरफुल था, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसके पास हद से ज़्यादा मैन पावर थी। थैनोस के हाथ के नीचे ऐसे लोग काम किया करते थे जो कई सारे सिचुएशन में थैनोस के बराबर या उससे ज़्यादा पावरफुल थे। थैनोस की आर्मी में अलग अलग टाइप्स की स्पीशीज थे, जैसे चित्तोरी, जो अपने आप में काफ़ी इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं। ये 6 फीट से लेकर 12 फीट तक देखने मिल जाते हैं, और इनके पास कई तरीके के लेज़र बेस्ड वेपन होते हैं, पर इनकी स्ट्रेंथ लेवल एक पीक ह्यूमन के लेवल की होती है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं लिवाइथन्स। अब ये 200 फीट के रेप्टाइल्स होते हैं जिन्हें थैनोस एयर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। ये स्पीशीज़ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, पर इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इनके ऊपर एक अननोन मेटल की कवरिंग होती है, और इनके मुंह के पास लेज़र भी लगा दी जाती है। और कई बार चित्तोरी आर्मी लिवाइथन्स के अंदर बैठकर ट्रैवल किया करती है। वैसे लिवाइथन्स उड़ नहीं सकते, इनके होम प्लेनेट पर ये सांप की तरह रेंगते हैं, पर थैनोस बाद में इनके आर्मर में एंटी ग्रेविटी कैनन लगा देता है, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है आउटराइडर्स की। ये एक ऐसी स्पीशीज है जिन्हें थैनोस एक लैब में बनाया करता था, और इनमें दिमाग नहीं होता है, इसलिए अपने ओनर से काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं। आउटराइडर्स को हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देख रखा है, और हम सबको पता है कि इन स्पीशीज को मौत से डर नहीं लगता। ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर सिर्फ लाइटनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे ये डरते हैं। पर बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। थैनोस अपने अंडर 4 ब्लैक ऑर्डर को भी रखता है, जो कई बार आउटराइडर्स को लीड करते हैं। ये लोग हैं प्रोक्सिमा मिडनाइट, कोर्वस ग्लेफ, कल ऑब्सिडियन और एबोनिमो। और यहाँ पर सब ने इन्फिनिटी वॉर देख रखी है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चारों कितने पावरफुल है। लेकिन ये थे सुपर हीरो यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्मीज। अब कुछ आर्मीज है जिन्हें हमने आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, जैसे फ्रोस्ट जायंट और डार्क एल्फ। एंड गेम के एवेंजर्स क्योंकि वो एक टीम अप था, ना कि एक स्पेसिफिक आर्मी। और यंग डार्क साइड से लड़ने जो गॉड्स, ह्यूमंस, एटलांटियंस और अमेजॉन्स ने टीम अप किया था, वो इसलिए इन्हें अलग से मेंशन कर दिया। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे अच्छी आर्मी किसके लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।